Good morning, everyone. Today's topic is the next term, that is donation. अब हम डोनेशन को जो है इसमें कैसे ट्रीट करेंगे एनपीओ में। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 4 आइटम्स बताई थी कि उसका कैसे ट्रीटमेंट है, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट आइटम्स। तो 5th आइटम है डोनेशन। डोनेशन भी जो है क्या होती है, डोनेशन होती क्या है? डोनेशन जो भी पता ही आपको कि जो एनपीओ को कुछ भी डोनेशंस मिलती है, ठीक है, चंदा मिलता है, तो किसमें आता है? वो डोनेशन में आता है। डोनेशन भी 2 टाइप्स की है, एक है स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरी है जनरल डोनेशन। तो डोनेशन इज आल्सो 2 टाइप्स, स्पेसिफिक डोनेशन एंड जनरल डोनेशन। एज नेम शोज, जो स्पेसिफिक डोनेशन है, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है, यानी जैसे मान लो डोनेशन फॉर बिल्डिंग आ गया, डोनेशन फॉर पेविलियन आ गया, डोनेशन फॉर प्लेग्राउंड आ गया, यानी जो कोई एनपीओ को डोनेशन मिलती है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल वही होगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग अ रूम, डोनेशन फॉर कोई भी जो ग्राउंड बनाने के लिए दे दिया, या किसी जो ऑडिटोरियम के लिए दे दिया पैसा, लाइब्रेरी बनाने के लिए दे दिया, डिस्पेंसरी बनाने के लिए जो पैसा दे दिया, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन, उस पैसे को सिर्फ वही स्पेंड किया जाएगा। यानी अगर रूम की कंस्ट्रक्शन के लिए जो डोनेशन मिली तो रूम पे ही यूटिलाइज होगी। तो जितनी भी स्पेसिफिक डोनेशन है वो कैपिटल नेचर की होती है, स्पेसिफिक आइटम हमेशा कैपिटल नेचर की होती है। और आपको पता है कि जो कैपिटल नेचर वाली आइटम उन्हें कहाँ दिखाया जाता है बेटा? दीज आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो इसे कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट की किस साइड में दिखाओगे? लायबिलिटी में। ओके बेटा, इसे आप दिखाओगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। एंड नेक्स्ट कौन सी डोनेशन है? जनरल डोनेशन। अब जनरल डोनेशन को कहीं भी स्पेंड कर सकते, किसी पर्पस के लिए यूज हो सकता है ये पैसा। तो ये इसकी नेचर क्या है? रेवेन्यू नेचर है ये। तो रेवेन्यू नेचर की है, तो रेवेन्यू नेचर की आइटम कहाँ जाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। इनकम में पैसा मिल रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम में इसको शो किया जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन को दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, और जो जनरल डोनेशन इट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जो कौन सी साइड में दिखाया जाएगा? इनकम में। और जो जनरल डोनेशन है ये भी अगेन क्लासिफाइड है, स्मॉल अमाउंट और लार्ज अमाउंट। स्मॉल अमाउंट और बिग अमाउंट कह सकते हो। अभी स्मॉल अमाउंट में जिस थोड़ी सी डोनेशन आ गई, 500 आ गया, 1000 रुपीज आ गया, तो फिर तो हम इसे जो स्मॉल अमाउंट की डोनेशन और पता है कि रूटीन की होती है, रूटीन मतलब रेवेन्यू आइटम, फिर तो हम इसे कहाँ दिखाएंगे? वही रेवेन्यू आइटम आनी चाहिए। स्मॉल अमाउंट को तो हम दिखाएंगे कहाँ दिखाएंगे बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में। और जो बिग अमाउंट है ना इसको हम क्या सपोज कर लेंगे? अगर डोनेशन बड़ी अमाउंट में मिलती है, यानी भारी भरकम अमाउंट में मिलती है, तो इसको जो स्पेसिफिक नेचर की मान लेंगे, कैपिटल नेचर की मान लेंगे। तो इसको हम क्या सपोज करेंगे? रूल है ये अकाउंट्स का, इसे हम कैपिटल नेचर की मान लेंगे। और कैपिटल नेचर वाली आइटम कहाँ दिखाई जाती है? बैलेंस शीट में। तो इसे दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। इसे दिखाएंगे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी। ठीक है, तो यानी डोनेशंस का जो पॉइंट है, 5th पॉइंट है स्पेसिफिक जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक जो है लायबिलिटी में दिखाई जाएगी और जनरल डोनेशन को इनकम में दिखाएंगे। और जनरल डोनेशन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्मॉल अमाउंट, बिग अमाउंट। स्मॉल अमाउंट वाली हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में दिखाएंगे, बिग अमाउंट वाली हम कैपिटल नेचर की मानेंगे, जिसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाएंगे। Now 6th point is legacy. Legacy मतलब amount received as per the will of the deceased person. यानी जब एनपीओ को कोई पर्सन मतलब कहता है कि मेरे मरने के बाद ही प्रॉपर्टी इस एनपीओ को जाएगी, तो वो जो पैसा आता है तो दैट इज नोन एज लीगेसी। यानी अमाउंट रिसीव्ड, उसका मीनिंग है अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल। विल नहीं लिखी जाती, जो अपनी प्रॉपर्टी की विल लिखी जाती वो विल है, विल ऑफ
will of deceased person, तो इसे क्या बोलेंगे? लीगेसी बोलेंगे। यानी अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ द डिसीज पर्सन। अब एक सेंटेंस इसमें चेंज आया, इसमें क्या चेंज आया? ये पर्सन जो है लिख भी सकता है कि इस पैसे को कहाँ स्पेंड करना, नहीं भी लिख सकता, मर्जी है उसकी। यानी इसमें एक सेंटेंस थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? इन दैट पर्सन मे और मे नॉट स्पेसिफाई द यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट, मे और मे नॉट specify the use of this amount. This amount. अगर मतलब वो बता भी सकता है कि इस पैसे को कहाँ स्पेंड करना है। अगर स्पेसिफाई करता है कि जैसे मान लो मेरे पैसे से एक जो है कुछ भी जो है एक मूर्ति ली जाए मंदिर में, वो कर दिया जाए, जो स्थापित कर दी जाए, या आजकल के कोविड-19 के टाइम में वो भी कह सकते हैं कि मेरे मरने के बाद हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जो इस पैसे से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लिए जाए। ठीक है, अब उसे स्पेसिफाई कर दिया। अगर स्पेसिफाई करता है तो एक कैपिटल नेचर की आइटम मान लेंगे, तो लिखेगा कि इस पैसे को यहाँ स्पेंड करना है, तो फिर तो इसे दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। ठीक है, अगर स्पेसिफाई नहीं करता, स्पेसिफाई करता है फिर तो दिखाएंगे। अगर मे नॉट स्पेसिफाई, अगर नहीं लिखना तो फिर मतलब फिर आप इसे रेवेन्यू आइटम मान लोगे बेटा, फिर आप इसे कहाँ दिखाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में। फिर आप दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम। नाउ 7th पॉइंट इज सेल ऑफ ओल्ड एसेट। कोई भी बिजनेसमैन कोई भी एसेट को सेल करता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर जिसकी वैल्यू थी, जो भी वैल्यू उसकी दी है, बुक वैल्यू दी है, बुक वैल्यू होती है जो उसकी बुक्स में लिखी हुई बुक वैल्यू, ₹5,000 फॉर ₹3,500। इसका मतलब सिर्फ 5,000 वाला फर्नीचर कितने में सेल किया? 3,500 में सेल किया। तो इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को कैसे लिखोगे बेटा? आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिली है, 5 वाला फर्नीचर कितने बेचा? 35 में। तो कम वैल्यू पे जब बेचा जाता है तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? लॉस। अगर ज्यादा वैल्यू पे बेचा जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर 5,000 वाला फर्नीचर कितने में सेल हुआ? 3,500 में। तो यहाँ से क्या आ गया? क्या क्या आपकी आइटम निकली? लॉस। लॉस कितना था? ₹1,500। 5,000 माइनस 3,500, तो इसको कहाँ दिखाओगे? एक्सपेंडिचर में। लॉस हो गया तो इसे दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में। ओके, और ये 3,500 आपका रिसीट पे तो दिखाया ही जाएगा, जो लिखा ही होगा आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा 3,500 आ गया, जो आ गया रिसीट होगी। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो इसको मैं वैसे बता रही, रिसीट है, जो पैसा है उसे रिसीट बोलते हैं, इसे लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, अब 5,000 का फर्नीचर बिका तो आपके बैलेंस शीट की एसेट में से, जो बैलेंस शीट की जो एसेट साइड लिखोगे वहां पर फर्नीचर में से जितनी मान लो फर्नीचर पहले था तो उसमें से क्या कर दोगे बेटा? 5,000 रुपीज माइनस कर दोगे, तो 5,000 का फर्नीचर सेल कर दिया। ये जितना भी मान लो कितना फर्नीचर पड़ा था, 50,000 40,000 जितना भी था, उसमें से 5,000 की बुक वैल्यू वाला बेचा तो बुक वैल्यू आपकी फर्नीचर में से माइनस होगी। और जो लॉस आएगा इससे दो आइटम निकलेगी, मतलब जितना वैल्यू फर्नीचर की गई तो फर्नीचर में से माइनस, और जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट अगर आता तो इनकम में जाता, यहाँ लॉस है तो एक्सपेंडिचर में, दोनों पॉइंट कवर हो गए। अगर मान लो 5,000 वाले 6,000 में सेल करते तो 1,000 प्रॉफिट आ जाता, 5,000 वाला 6 में सेल करते तो 1,000 प्रॉफिट को कहाँ दिखाते हैं? हम इनकम में। ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की से इनकम में शो कर देते। तो इस तरह से आपने इस पॉइंट को ट्रीट करना है। Now 8th point is sale of old newspapers and sports materials. अगर कोई भी कंपनी और न्यूज़पेपर बेच रही है, एनपीओ बेच रही है, स्पोर्ट्स मटेरियल सेल कर रही है, तो उसे पैसा रेगुलर नेचर पे, रेगुलर आइटम है ना बेटा, ये तो रेवेन्यू आइटम आनी चाहिए। तो रेवेन्यू आइटम को कहाँ लिखा जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम है। वेरी मच सिंपल, क्योंकि न्यूज़पेपर आपके घर जो एनपीओ में आएगा तो उसको बार बार सेल ही तो करोगे। स्पोर्ट्स मटेरियल जो खराब हो जाते हैं उसे सेल करोगे बार बार,
तो रेपिटेटिव नेचर के ही, जो रेपिटेटिव नेचर की आइटम्स होती है, रेवेन्यू आइटम्स है, उसे कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम में। नाउ लास्ट पॉइंट, दैट इज 9 पॉइंट, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। किसी को ऑनर करना, एम्प्लॉइज को छोड़कर, इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉइज को छोड़कर कई बार कंपनी एनपीएस क्या करती है, किसी पर्सन को ऑनर करती है, जैसे कोई अपने फंक्शन में बुला लिया, एनुअल डे पे बुला लिया, तो उसे कुछ शॉल गिफ्ट कर दी, बुके दे दिया, कुछ ऑनर कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। अब ऑनर की करने की जो पेमेंट दी, दिस इज नोन एज एक्सपेंडिचर। तो इसे कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर में। अभी पहली अमाउंट आई है जो एक्सपेंडिचर आई है आपकी टर्म में, तो उसे कहाँ दिखाओगे, एक्सपेंडिचर में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, अब जो ये पॉइंट्स तो सारी होगी, इसके बाद अब मैं आपको प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन 4 करवा देती हूँ बेटा। तो उसमें क्या है कि बेटा उस क्वेश्चन में है क्या, एक क्वेश्चन में करवा देती हूँ, 4, 5, 6, 7 आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सारे जितने भी फंड वाले क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो उसके बाद है जनरल और स्पेशल फंड। ये सारे फंड क्या होते हैं, ये बैलेंस शीट में फंड जितने भी बैलेंस शीट में आते हैं। मान लो कोई भी फंड है, जैसे सपोज करो मैच फंड या स्पोर्ट्स फंड, कुछ फंड होते हैं बिजनेस में, कौन कौन से होते हैं, जैसे मैच फंड, और फंड को हम लाइबिलिटी मान लेते हैं, स्पेसिफिक फंड मानते हैं, फंड स्पेसिफिक माने जाते हैं, जैसे मैच फंड, ठीक है। अब होता है कि जो भी फंड आपका मैच के लिए जो फंड आया, तो हमें क्या करना है बेटा, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो उसी फंड में से माइनस कर देंगे। मैच के जितने भी एक्सपेंसेस है मैच फंड में से माइनस होंगे, मैच की जितनी भी इनकम है वो मैच फंड में ऐड हो जाएगी, यानी एक कंपाइल अकाउंट कर देंगे। बेटा कुछ आपके जैसे फंड्स होते क्या है बेटा, एसेट माइनस लायबिलिटीज को हम वैसे तो हम कैपिटल ही बोलते हैं, जितनी भी एसेट्स है उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर दी जाए बिजनेस में तो उसे कैपिटल बोलते हैं। बट यहाँ अकाउंट्स में, ये एनपीओ में यहाँ क्या बोलते हैं, बाकी सब बिजनेस में कैपिटल फंड कैपिटल बोलते हैं उसे, ये कैपिटल ना बोल के उसको कैपिटल फंड बोलते हैं बेटा। यानी एनपीओ की जितनी भी एसेट्स है उसमें से अगर आप लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो उसे कैपिटल फंड बोलते हैं। जितने भी एसेट्स है उसमें से लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं, ठीक है। अब कैपिटल फंड से रिलेटेड जितने भी फंड है, चाहे मैच फंड है चाहे प्राइज फंड है, जो बिजनेस ने अब मैच के लिए जो फंड रखा हुआ है, आया हुआ फंड बिजनेस के पास, ये मैच खेलने पे लगाना है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाना है, ये स्पोर्ट्स क्लब है उसके जो स्पोर्ट्स का फंड है, ये फंड आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो बस आपने ये ध्यान रखना कि अगर बाई चांस आपके पास क्वेश्चन में मैच फंड दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में मैच फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो माइनस कर दोगे, जितने भी इनकम है इससे रिलेटेड वो इसमें प्लस कर दोगे। तो इलस्ट्रेशन 4 आपका यही कह रहा है कि जैसे आपके पास शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब। और आपको पता है फंड सारे कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। जैसे स्पोर्ट्स फंड कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5 लाख, तो बैलेंस शीट में लिखोगे स्पोर्ट्स फंड, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे, वहां लिखोगे स्पोर्ट्स फंड 5 लाख। अब इससे रिलेटेड जितने भी इनकम्स है वो इसी में ऐड कर दोगे, जितने भी एक्सपेंसेस है इसी में से माइनस कर दोगे। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका दिया हुआ है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2020 5 लाख। और स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ जाएंगी, वो सारी ये बैलेंस शीट मान लो बन गई, इस साइड आपकी लाइबिलिटीज है उस साइड आपकी कैपिटल है, एसेट्स है, ठीक है बच्चे। तो अगर आपके पास यहाँ पर स्पोर्ट्स फंड दिया हो तो आपने लाइबिलिटी में लिख दिया ऐसे, और हमें कोशिश करनी है कि स्पोर्ट्स फंड को यहाँ नहीं दिखाना, हमें पूरे अमाउंट वाले कॉलम में वहां से डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्पोर्ट्स फंड हियर राइट हियर स्पोर्ट्स फंड, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड, सारी कैलकुलेशन करके हम लिखेंगे वहां पर। और जो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है
वो तो हमारी एसेट है, इन्वेस्टमेंट को एसेट में शो करते हैं, जैसे एसेट साइड में लिख दोगे 5 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद क्या दिया थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट मिल गया, ये इनकम है, फायदा हो रहा है, मिल रहा है ना इसको, तो इसी स्पोर्ट्स फंड में, क्योंकि स्पोर्ट्स फंड का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इसी में ऐड कर दोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना इंटरेस्ट आ गया 37,500, इसे आप एड अप कर दो, ठीक है बेटा। उसके बाद और क्या दिया हुआ, नेक्स्ट आइटम दी हुई है डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड। ये स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन आई है, अब आई है तो क्या हो गया, इनकम होगी, तो ये भी क्या कर दोगे, इसे ऐड कर दोगे, तो डोनेशन भी ऐड कर दोगे। कितनी डोनेशन है यहाँ पर, तो डोनेशन है यहाँ पर हमारी 1,20,000, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्डेड, प्राइज दे दिए तो एक्सपेंस हो गया, तो इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और नेक्स्ट भी एक्सपेंसेस है, दोनों एक्सपेंसेस है, तो आप कोशिश करना पहले जब क्वेश्चन होगा ना उसमें प्लस प्लस तो वही सोल्व कर देना, फिर प्लस वाली आइटम पहले इकट्ठी लिख देना, उनको प्लस कर देना, फिर माइनस वाली आइटम बाद में माइनस कर देना। तो 5, 6, 620 और 37, 6,57,500 आ गया। इसमें से एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपोर्ट्स प्राइजेस हो गया, वो माइनस कर दो, और एक एक्सपेंसेस हो गए वो माइनस कर दो, तो दोनों हो गए 1 लाख माइनस करोगे बेटा, और 15,000 माइनस करोगे, दोनों माइनस की आइटम होगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5,55,000, यहाँ लिख दो। बेटा अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसके हिसाब से इंटरेस्ट देखें, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना आता है, 50,000 आता है बेटा। कितना इंटरेस्ट आता है, 50,000। तो आप ऐसा कर सकते हो बेटा, यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ 37,500, और टोटल बनता कितना है 50,000, तो यहाँ आप ऐसा करेंगे इंटरेस्ट रिसीव और इसके साथ ही लिखेंगे एक्लूड इंटरेस्ट, तो 12,500 एक्लूड इंटरेस्ट हो गए। टोटल हमें 50,000 बनाना है, क्योंकि हमें 50,000 जिसके साथ परसेंटेज लिखी हो बेटा, जैसे 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, तो 10% का मतलब है हमें 5 लाख पे 10% 50,000 मिलेगा, और मिला कितना 37,500, तो बाकी अभी कितना मिला 12,500, वो भी वहां पर प्लस होगा, ध्यान रखना है। और जो एक्लूड इंटरेस्ट है, जो एडजस्टमेंट निकलती है बीच में से, हमेशा 2 जगह जाती है, एक तो हमने यहाँ ऐड कर दी, और एक हम यहाँ बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे एक्लूड इंटरेस्ट, कितना और मिल रहा है 12,500। तो इन दिस वे you can solve question 5 and 6 in the notebook. Thank you and have a nice day.